गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम शुरू करते हैं हेल्थ प्रमोशन का थर्ड चैप्टर, जो कि है मल मूत्र एवं कचरे का निपटान। मल मूत्र और कचरे का निपटान कैसे करते हैं इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका शौचालय के प्रकार। ठीक है, शौचालय के प्रकार के बारे में जब हम बात करेंगे तो शहरी क्षेत्र में व्यर्थ पानी के निकास की एक पद्धति है। बड़े बड़े पाइप, जिन्हें सीवर कहा जाता है, घरों की नलियों से पानी एकत्रित करके बाहर कर ले जाते हैं। मलमूत्र, व्यर्थ पानी और वर्षा मिलकर सीवेज कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मलमूत्र फेंकने के लिए सुरक्षित और प्रयोगात्मक पद्धति बताई जानी चाहिए। इसके लिए निजी शौचालय सर्वोत्तम होते हैं, क्योंकि उनके स्वच्छ रहने की संभावनाएं अधिक होती हैं। शौचालय के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि सेवाओं की आवश्यकताओं वाले शौचालय, स्वच्छ शौचालय, सामान्य शौचालय। तो ये 3 प्रकार के शौचालय आपके पाए जाते हैं: सेवाओं की आवश्यकताओं वाले शौचालय, स्वच्छ शौचालय और सामान्य शौचालय। तो शौचालय के प्रकार का मतलब है कि गांव और शहर में अलग अलग पद्धति के शौचालय होते हैं, और अपने घर में अगर आपका पर्सनल शौचालय है तो उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रख सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हैं, और घरों की नालियों और जो सीवर का पानी होता है वो एकत्रित करके उस सारी चीज़ों को बहा कर ले जाता है। और इससे क्या होता है कि शौचालय जो है वो आपका साफ़ भी रहता है, शुद्ध भी साफ़ रहता है, और उसमें कीटाणु होने के चांसेस भी कम होते हैं, और आपका मल मूत्र का जो निस्तारण है वो भी आसानी से हो जाता है। अब देखिए, जानते हैं कि ये जो 3 टाइप के शौचालय हैं आपके, सेवाओं की आवश्यकता वाले शौचालय, इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या है ये। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सेवाओं की आवश्यकता वाले शौचालय की बात करेंगे जब हम, तो इसमें मल मूत्र की बाल्टियों को एकत्रित करके फेंकने के लिए किसी एक आवश्यकता होती है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें बीमारी की वजह से बेड पैन या कमोड की आवश्यकता होती है। जो बेड रिटन पेशेंट होते हैं, जो बेड से हिल नहीं सकते, जिनको आपको मल मूत्र बेड पे कराना होता है, उनके लिए सेवाओं की आवश्यकता वाले शौचालय की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो उसको एकत्रित करके किसी बकेट में या किसी भी चीज़ में उसका उचित निस्तारण कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वच्छ शौचालय की जब हम बात करेंगे, स्वच्छ शौचालय, तो स्वच्छ शौचालय, इसमें किसी भी प्रकार की बदबू उपस्थित नहीं होती है, मल मूत्र खुला नहीं रहता है, और किसी भूमि या जल पूर्ति स्रोतों को प्रदूषित नहीं किया जाता है। सर्वोत्तम स्वच्छ शौचालय जल अवरोधक गड्ढे वाला शौचालय होता है, जो कि जल आपूर्ति स्रोतों से कम 15 मीटर की दूरी पर होता है। इनकी बनावट निम्न प्रकार होनी चाहिए। तो स्वच्छ शौचालय की जब हम बात करेंगे तो देखिए, उसमें ये सारी जो है वो विशेषताएं होती हैं कि मलमूत्र जो है वो खुला नहीं होता, स्मेल नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बदबू नहीं होती है, उनका उचित निस्तारण होता है। ठीक है, शौचालय के पास गड्ढे बने हुए होते हैं जिनमें वो एकत्रित होता रहता है। इसकी बनावट भी ऐसी होती है कि आपके पीने के पानी से रसोई घर से कम 15 मीटर की दूरी पे उपस्थित होता है। और इसमें क्या है, देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें बैठने की जगह सीमेंट कंक्रीट की 3 फुट इंटू 2 इंच मोटी जगह होती है, जहां पैर रखने के लिए पायदान होते हैं। पात्र की सतह बिल्कुल चिकनी एवं स्वच्छ होनी चाहिए, तथा ढलान आगे से पीछे की ओर होता है। इससे क्या होता है, जो मलमूत्र है आपका वो आसानी से डंप हो जाता है, मतलब आपका जो गड्ढा है उसमें चला जाता है। इसमें 3 इंच व्यास का एक मुड़ा हुआ पाइप होता है, जो कि पात्र से जोड़ा जाता है। इसके जोड़ने वाला पाइप 3 फुट लंबा और 3 इंच व्यास का होता है, जो कि ट्रैप को गड्ढे से जोड़ता है। इसका गड्ढा 2.5 मीटर गहरा होता है। इसके ऊपर ज़मीन की सतह से नीचे शक्तिशाली ढक्कन होता है, जो कि मिट्टी के द्वारा ढका होता है। तो ये क्या है, इसके बनाने की टेक्निक है कि 3 इंच व्यास का एक मुड़ा हुआ पाइप होगा, जिससे आसानी से मलमूत्र चला जाएगा, है ना। उसमें भी 3 फुट लंबा और 3 इंच व्यास का होता है ट्रैप, जो गड्ढे से आपके शौचालय के जो आपका सीट है उसको जोड़ता है। इसका गड्ढा 2.5 मीटर गहरा होता है, उसके ऊपर से भी ढक्कन लगा हुआ होता है, फिर वो ढक्कन मिट्टी से भी ढका हुआ होता है, तो उसमें से स्मेल भी नहीं आती है और उचित ढंग से उसका निस्तारण हो जाता है। अब सामान्य शौचालय के होते हैं। देखिए, सामान्य शौचालय के बारे में जब हम बात करेंगे तो किसी भी कैंप हेतु जब पानी की कमी हो या किसी परिवार हेतु स्वच्छ शौचालय बनाना सुविधाजनक ना हो, तब इस पद्धति का शौचालय उपयुक्त होता है। मतलब कि किसी भी कैंप हेतु जब पानी की कमी हो या किसी परिवार के स्वच्छ शौचालय बनाना सुविधाजनक ना हो, तब इस सामान्य शौचालय की ज़रूरत होती है। किसी की नहीं है इतना पैसा, कोई बहुत गरीब है, उसको शौचालय नहीं बना पा रहा है, तब हम सामान्य शौचालय का उपयोग करेंगे। जानवरों के मलमूत्र के लिए निपटारा क्या होना चाहिए। देखिए, जानवरों के मलमूत्र की जब हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों के मलमूत्र को खाद बनाकर उसका उपयोग किया जाता है, जिसे कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट कहेंगे उसे, ठीक है। जो जानवरों के लिए जानवरों के मलमूत्र के लिए जो जगह बनाई जाती है गड्ढा खोदकर, उसे हम कंपोजिट कहते हैं, तथा इस खाद के गड्ढे को कंपोस्ट पिट कहा जाता है। और इस गड्ढे को क्या कहेंगे? कंपोस्ट पिट। यह कंपोस्ट पिट निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। अब देखिए किस किस प्रकार से बनाए जाते हैं कंपोस्ट पिट। तो घर के पास में ही किसी जगह का चयन करके जो कि पानी के स्रोत से दूर हो, ठीक है। 3x3 इंटू 1 मीटर का गहरा गड्ढा खोदकर आवश्यकता अनुसार इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है। जैसे आपके पास ज़्यादा जानवर है तो आप बड़ा बना लीजिए, छोटे जानवर है, थोड़े जानवर है तो आप छोटा बना लीजिए। इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बना सकते हैं। इस गड्ढे की दीवारें ईंटों से बनाई जाती हैं। इस गड्ढे में घर से निकाले गए कचरे और गोबर को 3:1 की सतह से भरना चाहिए, ठीक है। 3:1 की सतह से भरना है। उसके बाद प्रत्येक सतह को मिट्टी द्वारा ढक देना चाहिए, जिससे मक्खियों के जन्म को रोका जा सके। समय समय पर एक लंबे डंडे से उलट पुलट करना चाहिए। गड्ढे को पूरा भरने के बाद इस गड्ढे को 6 महीने तक वैसे ही रहने दिया जाता है, जिसके बाद सब मिश्रणों को खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब कि आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें, जितना भी आपका घर का वेस्ट है वो, और जितना भी आपके पशुओं का वेस्ट है वो, आप एक गड्ढे में भर देंगे। कुछ समय के लिए उसे डंडे से उलट पुलट कर देंगे और उसके बाद उसको किसी ढक्कन से ढक देंगे और 6 महीने तक उसको वैसे ही रहने देंगे। 6 महीने के अंदर ही वो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा, और फिर हम उसे अपनी खेती को उपजाऊ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका निपटारा कैसे करना है, ठीक है। निपटारे की जब हम बात करेंगे तो पशु मल का संग्रहण एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। मल मूत्र के निकास हेतु नलियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मल मूत्र को हैंडलिंग करने वाले व्यक्ति को समय समय पर हाथों की धुलाई करनी चाहिए। हाथों में संक्रमण या कट लग जाने पर व्यक्ति को पशु मल मूत्र निपटारा से दूर रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपके हाथों में संक्रमण लग गया है तो आपको ये सारे काम जो है उससे दूरी रहनी चाहिए जब तक आपका संक्रमण ठीक नहीं होता है। पशुओं के मलमूत्र की व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को बचाव हेतु प्लास्टिक एप्रन, चश्मा, ग्लव्स और जूतों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपके हाथ पैरों में और आपके फेस पे या फिर आपके पैरों में कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, कोई भी कीटाणु ना जाए। पशु स्थलों को समय समय पर विसंक्रमित करते रहना चाहिए। देखिए जहाँ पे पशु रहते हैं उस स्थान को भी समय समय पर आपको क्या करना चाहिए? विसंक्रमित करना चाहिए, मतलब स्टेराइल करना चाहिए, ठीक है। पशु के मल का प्रॉपर आपको संग्रहण करना चाहिए। मलमूत्र की नलियों को समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उस जगह को भी आपको टाइम टाइम पे साफ़ करना है। उसके बाद वहाँ की उस जगह की आपको धुलाई करनी है। उसके बाद आपको अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लग गया है तो आपको ग्लव्स, चश्मा जिसको बोलते हैं, चश्मा, ग्लव्स और जूते आपको पहनने हैं। आपको पता है पशुओं से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होने के खतरे रहते हैं, तो आप इसको प्रिकॉशन के तौर पे भी ले सकते हैं। आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब भी आप चश्मा, ग्लव्स और आपके ये एप्रन का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कचरे की जब हम बात करेंगे, कचरे वे अवांछनीय और फेंके गए अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि कई रूप में घरों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों से निकल जाते हैं। जो हम घर में रोज़मर्रा की काम करते हैं, सब्जी बनाना है, सब्जी का कचरा है ना, कोई सामान बाहर से लेकर आए हैं तो वो पॉली बैग और वेस्ट मटेरियल का कचरा, तो ये सारे कचरे का भी हमें प्रॉपर तरीके से निस्तारण करना है। कचरे के प्रकार कितने होते हैं? देखिए कचरे के 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तरल कचरा और ठोस कचरा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका एक गीला कचरा होता है जिसको हम तरल कचरा कहते हैं, और एक आपका सूखा कचरा होता है जिसको हम ठोस कचरा कहते हैं, और ये नगर पालिका में भी यूज होता है। तरल कचरा देखिए सीवेज तथा पशु सलाहों से निकलने वाले मलमूत्र को और घरेलू गंदा पानी को बोलते हैं। जो तरल कचरा होता है जिसको लिक्विड बोलते हैं हम, लिक्विड वेस्ट, ठीक है। लिक्विड वेस्ट क्या होता है? जो सीवेज से निकलता है, पशुओं के मलमूत्र से निकलता है, और घर में अगर कोई गंदा पानी यूज होता है बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, तो उसको बोलते हैं। अब हम ठोस कचरा किसे बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट, ठीक। और किसके कहते हैं? देखिए बाज़ारों, मेलों तथा बूचड़ खानों से निकलने वाले दूषित जल को भी तरल कचरा बोलते हैं। रासायनिक कारखानों, उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल को भी तरल कचरा कहा जाता है। ठोस कचरा किसे कहते हैं? देखिए घरों से निकलने वाले सूखा कचरा, सब्जियां और फल के छिलके, कागज़, पैकिंग पदार्थ, खाली डिब्बे, अखबार, कांच, प्लास्टिक आदि ठोस कचरे में आते हैं। तो ये घर के जितने भी ये सामान हैं ये सारे किस में आएंगे? ठोस कचरे में आएंगे। कचरे के स्रोत क्या हैं? देखिए आवासीय स्रोत,
आवासीय स्रोत होते हैं कुछ, तो इसमें घरेलू कूड़ा करकट शामिल होता है, जैसे धूल, मिट्टी, रद्दी, कागज़, धातु, टीन के टुकड़े, विद्युत सामान, लकड़ी के टुकड़े, रसोई से निकलने वाले पदार्थ जैसे सब्जियां, भोजन, छिलके तथा सड़ने वाले पदार्थ किस में आएंगे? आपके आवासीय कचरे में आएंगे। आवासीय कचरा मतलब घर से पैदा होने वाला वेस्ट। अब व्यावसायिक कचरे में क्या आएंगे? देखिए व्यावसायिक स्रोत क्या है? व्यावसायिक संस्थाओं, गलियों बाजारों में इकट्ठा कूड़ा करकट, सब्जियों के मार्केट का कचरा, बूचड़ खाने का कचरा, प्लास्टिक कचरा, भवन निर्माण की सामग्री व दुकानों से फेंके गए व्यर्थ पदार्थ, ये आपके किस में आएंगे? व्यावसायिक कचरे। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी आप बिजनेस करते हैं और उससे कोई कचरा बनता है, उस कचरे को हम व्यावसायिक कचरा कहते हैं। औद्योगिक कचरा किसे कहेंगे? देखिए इसमें कारखानों से निकला हुआ कचरा सम्मिलित किया जाता है। तरल कचरे का बहुत बड़ा भाग रासायनिक अपशिष्ट होते हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। औद्योगिक कचरा मतलब ऐसा कोई कारोबार जिसमें कि खतरनाक केमिकल यूज होते हों, ठीक है, खतरनाक केमिकल यूज होते हो, और वो कचरा अगर आप उसको पब्लिक में फेंक देंगे तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस होंगे। उसी को हम औद्योगिक कचरा कहते हैं, जिससे कि बीमारी होने के चांसेस होंगे। चिकित्सक स्रोत क्या होंगे? देखिए आजकल ठोस कचरे की बड़ी मात्रा सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसमें सिरिंज, सुइयां, दवाओं की बोतलें, खून से सने कपड़े, रुई, पट्टियां, प्लास्टिक पदार्थ, IV सेट, मानव अंग, प्लास्टर आदि ठोस कचरे के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगे? आपके हॉस्पिटल में पैदा होने वाले कचरा। कौन कौन से होते हैं? देखिए हॉस्पिटल में सिरिंज यूज होती हैं, सुइयाँ यूज होती हैं, दवाइयाँ यूज होती हैं, बोतल लगाई जाती हैं पानी की, ठीक है, खून के कपड़े होते हैं, पट्टियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपके चिकित्सक स्रोत के कचरे में। चिकित्सक स्रोत मतलब अस्पताल में पैदा होने वाला कचरा। अब हम कचरा फेंकने की विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो छोटे स्तर पर क्या होगा? घरेलू और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे स्तर पर कचरे का निस्तारण किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। कैसे? जलाना। देखिए सबसे अच्छा होता है जलाना। तो जला के कैसे करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में घरों के आसपास खुले में कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाता है। आप अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करिए और उसको जला दीजिए, उसका निस्तारण हो जाएगा। जानवरों को खिलाना, बचा हुआ खाना और सब्जियों के छिलके जानवरों को खिला दिए जाते हैं, जिससे कि अलग से कचरा पात्र रखना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा हर गांव में एक अलग से बकेट होता है, जिसमें कि आपके घर का निकला हुआ जितना भी बचा हुआ खाना, सड़ा हुआ खाना, गला हुआ खाना, सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, हम सब वो उसमें इकट्ठे करते हैं और उसको जानवरों को खिला देते हैं। जानवरों का पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गाड़ना, ठीक है, गाड़ना मतलब डंपिंग करना किसी गड्ढे में या नाली में जो कम से कम 3 फुट गहरा हो, जिससे कुत्ते या चूहे उस कचरे तक ना पहुंच सके। ऐसे गड्ढों में गाड़ के मिट्टी से ढक देना चाहिए। बाद में जीवाणुओं द्वारा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कचरा खाद्य बन जाता है, जिसका 3-4 महीनों के बाद प्रयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। ये भी एक विधि है कि भैया गड्ढे में गाड़ दो और उसको सड़ा दो, और सड़ाने के बाद वो खाद बन जाएगा, फिर उसको हम अपने खेती को उपजाऊ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब देखिए बड़े स्तर की विधियाँ, भस्मीकरण जिसको इंसिनरेशन कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। भस्मीकरण क्या होता है बड़े स्तर की विधियों में? तो यह कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका होता है। इसमें जलाने से पहले कचरे में से टीन, कांच और रेत का अलग कर दिया जाता है तथा इंसिनरेशंस का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में पर्यावरण प्रबंधों के अंतर्गत अस्पतालों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम प्रतिदिन 300 से 500 किलोग्राम कचरा जला सकते हैं, मतलब जला के। ये भी क्या है? जलाने वाली विधि है। तो इसमें क्या करेंगे? हम भस्मीकरण करेंगे। भस्मीकरण कैसे करेंगे? सारा कचरा इकट्ठा करेंगे, उसमें से टीन को अलग करेंगे, कांच को अलग करेंगे और मिट्टी को अलग करेंगे। बाकी सारे बचे हुए कचरे को हम जला देंगे, भस्म कर देंगे मशीनों के द्वारा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के द्वारा, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल होते हैं। उसके बाद देखिए लाभ क्या है इससे? तो इसके लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। कचरा जलने के बाद 1 से 4 रह जाता है, मतलब अगर आपका 1 किलो कचरा होगा तो उसका 250 ग्राम कचरा रह जाएगा, आपका 1/4 कचरा उसमें नष्ट हो जाएगा। कचरे को जलाने के बाद पर्याप्त पदार्थ को सीमेंट और सड़कें बनाने में उपयोग में लिया जाता है। जो कचरे का बचा हुआ पदार्थ है उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो सड़कें बनाने में, और आपका भराव गिरने में, और आपका जलाने में, और आपका ये सारी चीज़ सीमेंट बनाने में इसका यूज़ कर सकते हो। हानियाँ क्या है इससे? चिमनी की कम ऊंचाई होने पर वायु प्रदूषण होता है। देखिए अगर आप जलाएंगे, भस्मीकरण करेंगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें से धुआं निकलेगा, और उसकी ऊंचाई अगर बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होगी तो वायु का प्रदूषण होगा। मजदूरों को संक्रमण का खतरा रहता है। कचरे को छांटने में समय और मेहनत लगती है। ये थोड़े से उसके साइड इफेक्ट हैं, हानियाँ हैं जिसमें दिक्कत होती है। देखिए डंपिंग कैसे करना है? पाटना,
डंपिंग मतलब पाटना। तो इस विधि में कचरे को भूमि के नीचे वाली सतह में डालते हैं जिससे कूड़ा सड़कर खाद बन जाता है। इसमें कचरा डालने की जगह घरों से दूर होनी चाहिए जिससे घर के आसपास बदबूदार वातावरण ना बने। इसको हम डंपिंग कहते हैं। इस विधि में क्या होगा, भूमि के नीचे वाली सतह में डालते हैं, ठीक है, भूमि में सबसे नीचे सतह में डालते हैं, कूड़ा सड़कर खाद बन जाता है। इसमें कचरा डालने की जगह घरों से दूर होनी चाहिए और घर के आसपास बदबू का वातावरण ना फैले। लाभ क्या है इसका, देखिए डंपिंग का। तो लाभ की बात करेंगे तो कुछ समय बाद भूमि समतल बन जाती है जिसको बाद में कृषि के उपयोग में लिया जा सकता है। थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगी, वो समतल बन जाएगी, उसके बाद उसको कृषि के उपयोग में लेकर आ सकते हैं। अगर कोई आपका गड्ढा है आसपास, कोई तालाब है, उसको अगर आपको खेती के उसमें लाना है तो डंपिंग के हेल्प से उसको आप खेती की ज़मीन बना सकते हैं। हानियाँ क्या है, कचरे के आसपास मक्खियों और कीट पतंगों का जन्म होता है। डंपिंग वाली जगह के आसपास दुर्गंध फैल जाती है जिससे वायु प्रदूषण हो जाती है। ये एक इसका खतरा है कि अगर आप किसी गड्ढे को कचरे से भरोगे तो वहाँ पर बदबू होगी, सामान फैलेगा, आपका दुर्गंध आएगी जिससे कि वायु का प्रदूषण होने का खतरा रहता है। अब देखिए कंट्रोल्ड टिपिंग क्या होता है। कंट्रोल टिपिंग यह स्वास्थ्यकारी विधि होती है परंतु इसके लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें 2-3 मीटर गहरी, देखिए कंट्रोल्ड टिपिंग की बात कर रहे थे हम, तो यह स्वास्थ्यकारी विधि होती है परंतु इसके पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें 2-3 मीटर गहरी और 4 से 12 मीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। इसमें कचरा डाला जाता है। यह कार्य ट्रकों और बुलडोजरों की सहायता से किया जाता है। रासायनिक, भौतिक एवं जैविक परिवर्तनों के कारण 4 से 6 माह के बाद कचरा अच्छी क्वालिटी की खाद में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये इसका क्या है, प्रोसीजर है किसका, कंट्रोल टिपिंग का। लाभ क्या है इसके, देखिए कंट्रोल टिपिंग के, तो यह स्वास्थ्यकारी विधि होती है। इसमें हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हानि क्या है इससे, इसके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। खाई के आसपास जल स्रोत होने पर जल का प्रदूषण होता है। ठीक, ये इसके क्या है, लाभ है। इसके बाद देखिए कंपोजिंग क्या है। कंपोजिंग विधि क्या होती है। इस विधि में हम कूड़े कचरे और मल मूत्र का निपटारा एक साथ कर सकते हैं। कूड़े कचरे का जैव पदार्थ जीवाणुओं की क्रिया के कारण बिखर जाता है। सड़न क्रिया पूरी होने पर प्राप्त खाद कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको हम कंपोजिंग कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या होगा, कूड़ा करकट मल मूत्र का निपटारा एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने गीला कूड़ा अलग किया, सूखा कूड़ा अलग किया, फिर उसको जैव पदार्थ में जो है वो क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। इसको आप सारा ही कचरा, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, एक ही साथ कंपोजिट कर सकते हैं। इससे लाभ क्या है, देखिए मल मूत्र के निपटारा की सर्वोत्तम विधि होती है। इससे प्राप्त खाद्य कृषि के लिए जरूरी होता है। हानि क्या है, बदबू और दूषित वातावरण उत्पन्न हो सकता है, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, ये इससे हानि हो सकती है। कचरे से मानव स्वास्थ्य को क्या खतरा है, देखिए कचरे का घर के आसपास रहने से क्या खतरा है, मानव को क्या खतरा है, हमें क्या खतरा है अगर कचरा हमारे आसपास रहेगा तो। मक्खियों और कीड़ों, चूहों का प्रजनन होना, कुत्ते तथा अन्य जानवरों द्वारा गंदगी फैलाना, धूल और दूषित जल आपूर्ति द्वारा जीवाणुओं की वृद्धि और संक्रमण होना, अप्रिय बदबू का वातावरण का दूषित होना, सड़क पर जगह जगह कचरा बिखरा होने से दूषित बीमारियों का फैलना, कचरे के ढेर में आग लगने का खतरा उत्पन्न होना। ये क्या है, इससे हमें दिक्कत है। मतलब हमारे आसपास क्या होंगे, मक्खी, कीड़े, चूहे जो है वो ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाएंगे गंदगी होने से। कुत्ते के द्वारा, जानवरों के द्वारा गंदगी इधर उधर फैलेगी। धूल और दूषित जो जलवायु है वो हमें मिलेगी। अप्रिय बदबू, मतलब हमें जो पसंद नहीं है वो हमारे पास बदबू आएगी। सड़क पर जगह जगह कचरा बिखरा हुआ होगा, कचरे के ढेर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये इससे क्या है, हानियाँ हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गीले कचरे की। गीले कचरे का क्या खतरा है हमें, देखिए मच्छरों की उत्पत्ति होगी गीले कचरे से। इससे जलापूर्ति के स्रोत दूषित होंगे, जल में मिल सकता है, वातावरण में बदबू फैल सकती है, घरों के आसपास गंदा पानी जमा हो सकता है जिससे हमें परेशानी हो सकती है। दूषित जल में मच्छरों का लार्वा उत्पन्न हो सकता है जिससे मौसमी बीमारियों का जन्म होने का खतरा रहता है, जैसे कि चिकनगुनिया होता है, आपका डेंगू होता है, इनका खतरा रह सकता है। अब देखिए मलमूत्र द्वारा फैलने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं अगर हम बात करें तो, मानव मलमूत्र का उचित निष्कासन नहीं होने के कारण निम्न बीमारियां फैलती हैं, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, परजीवी द्वारा पेट कृमि, वायरस के द्वारा पीलिया, पोलियो और पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, ये मलमूत्र के द्वारा फैलती हैं ये बीमारियां आपकी जो है। एएनएम के उत्तरदायित्व
कूड़े कचरे और मलमूत्र के निस्तारण में क्या होंगे, देखिए कूड़े कचरे के प्रबंधन में जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, कारकों, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी उत्तरदायित्व होता है। सर्वेक्षण में निम्न बिंदु होते हैं: कचरे की निपटान विधियों, संग्रहण एवं परिवहन प्रणालियों में सर्वेक्षण करना, बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन की विधियों का सर्वेक्षण करना, उपलब्ध संसाधनों, भूमि आदि का आकलन करना। ये क्या है, सर्वेक्षण हो सकता है। सर्वेक्षण में क्या होगा, कचरे का निपटान विधियों का संग्रहण होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन होगा, उपलब्ध संसाधनों की भूमि आदि का आकलन किया जा सकता है इसके लिए, ताकि इससे किसी को कोई हानि ना हो। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होगी, देखिए स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न विषय हो सकते हैं। कौन कौन से विषय हो सकते हैं? कचरे एवं मलमूत्र के सुरक्षित निपटान का स्वास्थ्य से संबंध, कीटों, मक्खियों तथा अन्य रोगवाहक जीवाणुओं की संख्या में कमी करने के उपाय हो सकते हैं। अच्छी तरीके से निपटान नहीं होने से पड़ने वाले कुप्रभाव, ये क्या हो सकते हैं? इससे हमें स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में हमें देखना है कि कचरे एवं मलमूत्र अगर रहेगा हमारे आसपास तो उसका निपटान करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे सुरक्षित निपटान से हमें बीमारियां कम हो सकती हैं, हमारे यहाँ कीट, मक्खी, मच्छर कम पैदा हो सकते हैं। अच्छी तरीके से निपटान करने से हमारे आसपास की वातावरण शुद्ध रह सकता है, बदबू नहीं फैलेगी। ये सारे हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन की बात करेंगे जब हम, देखिए इसमें निपटान विधियों का मूल्यांकन और सुधार की कार्य योजना को शामिल करते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशासन, स्थानीय पंचायत तथा संस्थाओं से कचरे के सही निपटान हेतु संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करेंगे कि इसके सुधार के लिए, इसे अच्छे से निस्तारण करने के लिए, इसके लिए कार्य योजनाएं बनाएंगे। फिर उसको आप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा सब जगह पे पहुंचाएंगे और पंचायत की हेल्प से और संस्थाओं की हेल्प से उसका निपटारा आसानी से कर लेंगे। अब सैनिटरी शौचालय की क्या विशेषता है? देखिए सैनिटरी शौचालय जो होते हैं, आजकल सैनिटरी शौचालय चल रहे हैं वहाँ पे, तो देखिए जल प्रदूषण से बचाव, शौचालय से मलमूत्र का निकास इस प्रकार हो कि इनके द्वारा भूमि की ऊपरी सतह या भूमिगत जल प्रदूषित ना हो। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए इसका उपाय। तो कैसे वायु प्रदूषण से सुरक्षा कैसे होगी? शौचालय के निर्माण में बदबूदार गैसों के निष्कासन का समुचित प्रबंधन होना चाहिए तथा दुर्गंध से वातावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए वायु प्रदूषण से, कि वायु प्रदूषण ना हो, वायु में किसी भी प्रकार के कीट, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस ना आए, उसके लिए प्रॉपर वातावरण को आपको शुद्ध रखना है। भूमि की सुरक्षा की बात करें तो मलमूत्र भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आपकी जो ऊपरी भूमि है, जो आपकी लेयर ऊपर वाली भूमि की जो आपकी धरती है, उसको आपको गंदा जगह जगह पे नहीं करना है। संक्रमण से बचाव कैसे करेंगे? शौचालय की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मलमूत्र तथा मक्खियों तथा रोग संक्रमण के उत्तरदायित्व अन्य वाहकों की पहुँच कम से कम हो सके। मतलब आपने शौच और शौचालय ऐसी जगह पे करो जहाँ पे कोई मक्खी ना बैठे, मच्छर ना बैठे, वहाँ पे कोई कीट पतंगा ना बैठे, ऐसी जगह पे आपको करना है। सौंदर्य परखता, देखिए शौचालय उपयोग में सुलभ आवासीय परिसर में स्थित, दिखने में ठीक ठाक तथा मलमूत्र के अप्रिय दर्शन से मुक्त होना चाहिए। मतलब उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। अब देखिए संरचनात्मक विशेषता क्या होगी? तो शौचालय आसानी से साफ किए जाने योग्य होने चाहिए। उनका ढांचा धूप, वर्षा से बचाव करने वाली किंतु हवादार एवं प्रकाश युक्त होना चाहिए। आवश्यक एकांत प्रदान करने में सक्षम तथा रख रखाव में सुविधाजनक होना चाहिए। इसकी डिजाइन तथा निर्माण तकनीक उपयुक्त एवं कम खर्चीली होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपका जो शौचालय है वो उसमें वेंटिलेशन हो, धूप भी आए अच्छे से, हवा भी आए, लेकिन वर्षा से बचा हुआ हो, बारिश का पानी वहाँ पे ना जाए, एवं आपका प्रकाश युक्त हो, वहाँ पे अंधेरा ना हो, जिससे कि आपको कोई असुविधा वहाँ पे ना हो। उसका डिज़ाइन भी ऐसा हो जो कम खर्चीला हो, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ही हाई फाई बना दिया है, वो आपके बजट से बाहर है। तो ये था हमारा साफ़ सफाई रखने का, शौचालय का, डंपिंग का चैप्टर, जो कि ख़त्म हो चुका है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा आज मलमूत्र एवं कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।